हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो सब लोग? आई होप रिवीजन सबका अच्छा चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सबको। हमने पिछले लेक्चर में डे 5 में क्या सीखा था? हमने डे 5 में सीखा था बेस कैंडल। जितनी बेस कैंडल ज्यादा, जोन उतना वीक। जितनी बेस कैंडल कम, जोन उतना स्ट्रॉन्ग। सीखा था ना हमने पिछले लेक्चर में। एक और बात भी सीखी थी। क्या सीखा था? विदाउट बेस कैंडल वाला जोन मार्किंग। विदाउट बेस कैंडल में किस तरह से जोन रहता है वो भी सीखा था। और खास हमने डे 5 में जो वीडियो था, डे 5 वाला वीडियो, उसमें एंड में मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई थियरी किस बिहाफ पे काम करती है, पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से पिक होते हैं, हमारा जोन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आज का वीडियो चालू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ब्रेक ब्रेक वाली थियरी किस तरह से काम करती है। ठीक है, चलिए डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए। पहली वाली पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, उस पे ध्यान दीजिए। अभी यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गई, यहाँ से नीचे आई। ठीक है, मैंने कैंडल ड्रॉ नहीं की है, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, तो यहाँ से रिवर्स हुई। इसका मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन होगा, यहाँ पे एक सप्लाई जोन होगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ रही थी, यहाँ से ऊपर गई, वापस नीचे आई, प्राइस वापस रिवर्स हुई। इसका मतलब यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है। उसी तरह यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। तो हमारे पास टोटल 3 सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2 और 3। अभी प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन मिलेगा, कुछ इस तरह का डिमांड जोन होगा। रैली बेस रैली रैली, या फिर ये कंटिन्यूस है, या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। एक ड्रॉप बेस रैली वाला रिवर्सल भी हो सकता है डिमांड जोन। तो हमें यहाँ पे ऐसी एक जोन मिलता है। तो अभी इधर पे खास ध्यान देना कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ पे जोन क्रिएट किया, फिर एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक प्राइस गई। इसका मतलब सप्लाई जोन 1 को ब्रेक कर दिया। तो डिमांड जोन जब किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो वो डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग कहलाता है। कोई भी डिमांड जोन किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो जोन है हमारा डिमांड जोन, उधर जो बायर है उसकी स्ट्रेंथ ए वाले सप्लाई जोन के सेलरों की स्ट्रेंथ के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए इसको ब्रेक कर दिया। अब जब भी प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आएगी इस जोन में, तो यहाँ से चलने के चांसेस 80% है। ठीक है, यहाँ से चलने के चांसेस 80% है। और दूसरा सिनेरियो यह होता है कि प्राइस यहाँ पे हो गई, एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर आ गई है, दूसरे सप्लाई जोन को ब्रेक किया। तो अभी ये वाले जोन के बायरों ने दो सप्लाई जोन के सेलरों को पिछाड़ दिया, उसके जोन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब इधर पे इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर हो गए कि इस पेंडिंग ऑर्डर को कोई सप्लाई जोन रोक नहीं पा रहा है। तो जब प्राइस यहाँ से भी नीचे आएगी इस जोन में, तो यहाँ से चलने के चांसेस 90% है। ओके, समझ में आ गई आपको? अब थर्ड सिनारियो कि प्राइस यहाँ से और ऊपर गई और तीनों सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बायर है वो इतने पेंडिंग ऑर्डर है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है, उधर पे इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर है कि ये तीनों सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। और जब भी प्राइस यहाँ से इस वाले जोन में आएगी तो यहाँ से वापस रॉकेट हो जाएगी। तो हमें इस तरह का जोन फाइंड करना है। किस तरह का? इस तरह का। अभी ये जो जोन है उसका अचीवमेंट क्या है? तो इसका अचीवमेंट ये है, ये वाला जोन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला जोन का अचीवमेंट क्या है? तो ये वाले जोन ने 3 सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। तो जितना अच्छा अचीवमेंट उतना अच्छा रिवॉर्ड। समझ गए? जो भी जोन आपने मार्क किया है, वो जोन का जितना अच्छा अचीवमेंट होगा उतना अच्छा उसका रिवॉर्ड होगा। ये जोन का अच्छा अचीवमेंट क्या है कि 3 सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ये वाली पैटर्न, ये वाला चार्ट आपको लाइव चार्ट पे कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। ये वाले पिक्चर, यहाँ पे मैंने 3 जोन ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहला जोन पे ध्यान दीजिए। पहला जोन हमारा ये रहा, इसको मार्क करते हैं अपना प्रोक्सिमल लाइन एंट्री, डिजिटल लाइन, स्टॉप लॉस। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। ठीक है, एक बेस कैंडल फॉर्म किया, इसका मतलब बायर और सेलर दोनों इक्वल है। और बाद में बायरों ने प्राइस को यहाँ तक क्लोजिंग दे दिया। अब ये वाला जो स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि सेलरों ने प्राइस को जहां से भी नीचे लाना चालू किया था वहां तक भी बायर प्राइस को नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब ये वाला जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मे भी चल सकता है, लेकिन 1:2 का भी टारगेट दे तो अच्छी बात है।
यहाँ से लेके स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पिक्चर पे। ये हो गई अपनी प्रॉक्सिमल लाइन और ये हो गई अपनी डिस्टल लाइन। ठीक है, अब प्राइस नीचे की ओर आ रही थी, बायर सेलर इक्वल हुई, फाइट चली, बायर विन विन सिचुएशन में रहे पहली कैंडल में, सेकंड कैंडल में भी बायर विन विन सिचुएशन में रहे और प्राइस को ए वाले हाई से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया, ए वाले हाई से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया। इसलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 100 सेलर थे तो यहाँ पे 150 बायर हो गए, तभी प्राइस इससे ऊपर ये जो गैप है ना ऊपर की ओर चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से चलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ गए। अब हम आते हैं थर्ड वाले पिक्चर पे। ये हो गई अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गई डिस्टल लाइन। ठीक है, अब जब ये दूसरी पिक्चर में प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए बायर को 2 कैंडल लगी, वहीं ये तीसरी पिक्चर में प्राइस को ऊपर की ओर ले जाने के लिए बायर को सिंगल कैंडल लगी। सपोज कीजिए मंथली की कैंडल है तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में 2 मंथ लगा, जबकि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में तीसरी वाली पिक्चर्स में 1 ही मंथ लगा, तो इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी पिक्चर में जब भी प्राइस जोन में आती है तो यहाँ से रॉकेट होती है, सबसे ज्यादा चांस इसमें है। ओके, अब मुझे आप इतना बताइए कि 1, 2 और 3 इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाहुबली कहाँ पे रहेंगे। बाहुबली मतलब इंस्टीट्यूट वाले, तो इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस को 1 ही मंथ में ऊपर तक ले गए। उससे कम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यहाँ पे जो बाहुबली रहेंगे, इंस्टीट्यूट वाले रहेंगे, उससे इससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, तो इसे 2 मंथ लगा ऊपर जाने में, और ये वाले सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कमजोर बाहुबली अपने मिर्जापुर वाले कालीन भैया, समझ रहे हो ना, ये वाले कालीन भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें ऐसे ही जोन फाइंड करना है, ऐसे और ये वाला, ये दोनों प्रकार के जोन ही हमें फाइंड करने हैं। ये वाले जोन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें मिर्जापुर वाले कालीन भैया को फोकस करना है। ठीक है ना, बाहुबली इंस्टीट्यूट वाले, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है 2 बेस कैंडल वाला, तो इसे पहले हम जोन मार्किंग कर देते हैं। जोन मार्किंग कैसे रहेगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस कैंडल, ठीक है, और लोवेस्ट वीक ऑल द बेस कैंडल। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे एक्चुअली में बाहुबली ने कहाँ पे सबसे ज्यादा जोर लगाया होगा, प्राइस को कहाँ से रिवर्स किया है। प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, थोड़ी बहुत ऊपर गई और नीचे आई, और यहाँ से फिर ऊपर गई, तो प्राइस में सबसे ज्यादा जोर इस वाली बॉटम पे लगा है। ये जो वाली मूव, ये जो मूव है पूरी, उसका ओरिजिन कौन सा है, ये वाला, ये मूव की शुरुआत या बॉटम से हुई है। ये जो हमें वीक दिख रही है ना बेस कैंडल की, लोअर वीक उधर पे। ठीक है, अब जब भी प्राइस पर जाके यहाँ पे एंट्री देगी हमें, तब जस्ट एंट्री देते ही वो थोड़ा बहुत 1:2 का टारगेट देगी या 1:1 का टारगेट देगी, लेकिन प्राइस रॉकेट नहीं होगी, और हमें 0 से हीरो वाले ट्रेड फाइंड करने हैं। इसलिए ये वाली जोन में हम एंट्री थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, समझ रहे हो ना। हम ये दोनों वीक को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ये जो एकदम बॉटम है उधर एंट्री ले सकते हैं, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, अब जब प्राइस यहाँ से थोड़ी ऊपर चलेगी, उसके बाद वापस नीचे आएगी और प्रॉपर ओरिजिन में एंट्री देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं ओरिजिन में रहते हैं, और जो ओरिजिन वाला पेंडिंग ऑर्डर प्राइस जब भी पिक करेगी, तब उसे रॉकेट होने में आसानी होगी, समझ रहे हो ना। यहाँ से एंट्री देते ही रॉकेट नहीं होगी, कभी की बार ऐसा होगा कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज एंट्री दी और यहाँ से ही चली गई। ज्यादातर ऐसा ही होगा कि एंट्री देते ही थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी और हमें लगेगा कि यहाँ से प्राइस चलेगी, हमारी एंट्री मिस हो गई। लेकिन प्राइस को रॉकेट होने के लिए ये जो ओरिजिन में जो पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं उसे पिक करना जरूरी है, तब भी प्राइस रॉकेट होगी, तब भी हमें 0-0 वाला कॉल मिलेगा। चलिए, आज का लेक्चर तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छी बात जो एक ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में हेल्पफुल होगी वो बताता हूँ। जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोरोना है, किसी भी वॉर का न्यूज है, या फिर बजट है, या फिर किसी भी कंपनी का रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए
कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी न्यूज इफेक्ट नहीं करती है। आप पास्ट में देख लीजिए, जब युद्ध की न्यूज आई थी, जब रशिया का युद्ध हुआ था उसकी न्यूज आई थी, तब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया था, वापस रिकवरी हो गई थी। जब कोरोना की न्यूज आई थी तब भी मार्केट खासा एवं नीचे आया था, बहुत टूटा था, तो उसके बाद भी सेम मंथ में, सेम वीक में, सेम ईयर में रिकवरी हो गई। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी मार्केट में इफेक्ट नहीं आता है, किसी भी न्यूज का लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हम एक इन्वेस्टर है, इसलिए हमें न्यूज के भरोसे कभी भी बाय नहीं करना है, न्यूज के भरोसे कभी भी सेल नहीं करना है। हम अपनी स्ट्रेटेजी पे, हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे स्टडी फोकस करेंगे कि उसके ऊपर ही हम विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ कहने के खातिर नहीं कह रहा हूँ। आप पास्ट में देख लीजिएगा, जब कोरोना की न्यूज आई थी तब भी ऐसा था, मार्केट नीचे आया था, वापस ऊपर चला गया था और ऑल टाइम हाई दे दिया था। जब रशियन वॉर की बात आई थी तब भी मार्केट नीचे आया था और फिर ऑल टाइम हाई दे दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो उस वॉलेटिलिटी को हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हम एक इन्वेस्टर है, हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखते हैं, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखते। हाँ, यदि आप कॉल पुट कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, तो आपके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में ऐसी न्यूज आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉल पुट और फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में कुछ भी न्यूज, कुछ भी ऐसी अफवाह जो आपको इफेक्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी अफवाह, कुछ भी न्यूज आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।